चलिए जुड़ना शुरू कर दें आप सभी लोग। बिल्कुल जुड़ें आप सभी लोग। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल क्लास लाइव हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ। फटाफट जुड़ना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे और स्टडी आईक्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज आप लोगों के लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। और ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की जो भी प्रक्रिया अभी तक आपकी थी वो अब मुझे लगता है कि आप उसे रोक चुके होंगे। अब आप थोड़े से अपने को रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे होंगे और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अभी भी इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि सब पढ़ा हुआ गायब हो गया। जो कुछ था अब लग रहा है जैसे कोई तैयारी ही नहीं हुई है। कुछ ऐसी स्थिति में अब आप माइंडसेट पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में अपीयर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप इसमें बैठें। कहा भी जाता है कि आपके साल भर की तैयारी का सारा दारो मदार उस 2 घंटे पे डिपेंड करता है जो आप एग्जाम हॉल के अंदर पेपर के साथ बिताते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 365 दिन की तैयारी भी आपकी छोटी पड़ सकती है अगर वो 2 घंटे की एकाग्रता आपकी कहीं से भी कमजोर होती है। तो उस 2 घंटे के भीतर हम किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से हमारी एकाग्रता न टूटे, हमारी एकाग्रता न भंग हो, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। जब हमारे पास पेपर आता है, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, उस एग्जाम हॉल में जाने से लेके और परीक्षा खत्म होके बाहर निकलने तक की हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो क्या होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले से 1-2 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रीलिम्स निकला हुआ है 1-2 बार, कुछ ऐसे भी हैं जो कई बार से पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकला, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 3 साल से, 2 साल से केवल तैयारी की है, आज तक एक बार भी पेपर में नहीं बैठे हैं। ऐसे फ्रेशर लोग भी पेपर देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो माइंडसेट है वो एग्जाम हॉल में प्रवेश करते समय कैसा होना चाहिए। कितने टाइम पहले आप अपने परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाएं, कितने देर पहले आप अपने परीक्षा हॉल को ढूंढ लें, बैठ जाएं। जो आपके पास पेन है, पेंसिल है, उसका जो आपको उपयोग करना है वो सब, उसकी जांच आप कर लें और उसके बाद बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो लें। क्योंकि जब तक रिलैक्स नहीं रहेंगे आप, तब तक आपका जो कंसंट्रेशन पेपर को लेके है वो नहीं बन पाएगा। तो करना क्या है, कल आप अपने राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में आप अपीयर हो रहे होंगे और इस परीक्षा को लेके आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, किस ढंग से आपको इसमें जुड़ना है, तैयारी क्या करनी है, उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए, मुझे लगा कि जितने लोगों को आना था, जुड़ना था, वो जुड़ चुके हैं। अब हम लोग बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है, मैं एग्री हूँ कि कुछ इस तरीके से आप लोग जो है वो पेपर देने जा रहे हैं। अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जिस परीक्षा में अपेयर होने जा रहे हैं, उस परीक्षा की जो परीक्षा पद्धति है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है अर्थात 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 3 सवाल अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही वाला भी सवाल आपका गलत मान लिया जाता है। कुछ इस प्रणाली पे ये परीक्षा जो है आपकी होती है। 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, 150 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सारे छात्रों के भीतर ये सवाल है कि सर ऐसे में नेगेटिव मार्किंग से बचे कैसे और क्या कुछ ऐसा करें कि जो हमारा पेपर है वो अच्छा हो जाए। तो एग्ज़ाम के भीतर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप बहुत ही रिलैक्स, और रिलैक्स होने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपने समय से पहले, जो निर्धारित समय है जब एंट्री कराई जाती है तभी आप एंट्री ले लें। आप जिस बेंच पे बैठ रहे हैं थोड़ा सा बैठ लें, रिलैक्स हो लें, थोड़ी शांत हो जाएं। उसके बाद आपको फिर आपका अपना OMR मिलता है। आप OMR में जो कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है बहुत केयरफुली,
बहुत बार ओएमआर में गलतियां हो जाती हैं, फिर आप बड़े परेशान होते हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है तो बड़े केयरफुली, बड़े ही ठीक ढंग से आप ओएमआर फॉर्म भर लें। फिर आपको पेपर मिलता है, आपको जैसे ही पेपर मिलता है तो आप पहले पेपर को खोलें, पेपर पे जो इन्फॉर्मेशन डालना है उसको डालें। बहुत आफत में, जल्दी में नहीं रहना। आपका सबसे बड़ा काम है कि आप कैसे रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये काम करना है। अब देखो, कंसंट्रेशन ही आपकी परीक्षा निकलवाएगा। आपने कितनी भी तैयारी करी हो, अगर वो 2 घंटे आपको एकाग्र नहीं रह पाए तो साल भर की तैयारी खराब हो जाती है। तो परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके लिए एकाग्रता चाहिए। मस्तिष्क की गति और मस्तिष्क की स्पष्टता 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने अभी तक जो अभ्यास किया है और अभी तक जो आपने पढ़ाई में अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित है, यही 2 चीजें सबसे ज़्यादा आपको निर्णय लेने में यहाँ पे सक्षम बनाएंगे। और यहाँ पर निर्णय लेना के साथ साथ कितना क्विक निर्णय लेते हैं, ये 2 बातें जरूरी है। इसलिए आपका जो प्रैक्टिस है वो आपका साथ यहाँ पर देने वाला है। लेकिन वो प्रैक्टिस तब साथ देगा जब आप एकाग्र होंगे। तो एकाग्रता के लिए जब आप फॉर्म वगैरह सब ठीक से भर लेंगे तो आप एकाग्र होते हैं। इसके बाद आपकी असली जो लड़ाई है वो शुरू होती है और वो एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। फिर जैसे ही आप अपना पेपर उलटते हैं, पहला पन्ना आपने उल्टा और पहले पन्ना पे आपने देखा कि कुछ 5-6 सवाल हैं और उन 5-6 सवालों में आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं लग रहे, यहीं से फिर जो आपकी एकाग्रता है वो भंग होनी शुरू होती है। यही वो पन्ना है जो पन्ना ये डिसाइड करने लगता है कि आपका पेपर अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा। वो पहले पन्ने से ही आप अपने को जज करने लगते हैं कि इसमें तो 6 के 6 मुझे कंफर्म नहीं आ रहे हैं या आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ लिया। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर पता लगा आप पहला फिर पढ़ने ही लगे, फिर दिमाग लगाने लगे कि इसको करते हैं, चाहे इसमें भले ही हमें निर्णय स्वविवेक से लेना हो, गेस करके लेना हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता तुरंत भंग हो जाएगी अगर आपने उस पहले पन्ने के सवाल में अगर आप उलझ गए। आपको ये दिमाग में माइंडसेट में रखना है कि एक्चुअल में आपके पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बहुत कंफर्ट हैं, जहां से सवाल करने में आपको आसानी होगी। कुछ ऐसे विषय सबके होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बस एक बार ऐसे सरसरी निगाह से उसको उलटना है और वो देखना है कि कहाँ से आपके मन वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। और जहाँ से आपको लगता है, जिस पेज से आपको लगता है कि आपके मतलब वाला विषय शुरू हुआ है, उसी पेज से, वहीं से आप शुरू कर दें। अपना क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो वहां से शुरू कर दें। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका इतिहास विषय बड़ा मजबूत है, तो उनको इतिहास के, और जैसे ही आपने 5-6 सवाल सही किए, आपका आत्मविश्वास वापस आता है। और जैसे आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, आपकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो पेपर आप जब खोलते हैं तो उस पेपर में आपको उन पन्ने तक पहुंचना है जिस पन्ने से आपके मतलब के सवाल शुरू होते हैं, अर्थात जिन विषयों के सवाल आपसे लगभग बन ही जाते हैं, जिसमें आपकी तैयारी बड़ी मजबूत होती है, वहाँ से शुरू करें। बहुत सारे छात्र हैं, उनको करंट अफेयर्स में बड़ी लगन है और उन्होंने बड़ी तैयारी करी है, वो करंट अफेयर्स से शुरू कर दें। बहुत सारे छात्र हैं, पॉलिटी उनको बड़ा सरल लगता है, पॉलिटी सबके लिए सरल होता है, तो प्रयास करो कि पॉलिटी वाले सवाल कहाँ हैं, वहाँ से शुरू करो। और 5-7 जैसे ही पॉलिटी के सवाल आप सही कर लोगे, आत्मविश्वास वापस आएगा। फिर आधुनिक इतिहास के सवाल देखो, आधुनिक इतिहास के सवाल भी मैक्सिमम लोगों से जाते हैं, तो फिर वहां देखना शुरू कर दो। जैसे ही वहां से आप आगे बढ़े तो फिर मेडिवल हिस्ट्री से सवाल है, उसको आप देख लो। फिर आगे बढ़ो, ज्योग्राफी के सवाल मिल जाए आपको, वहां से आप देख लो। तो इस तरीके से अब क्या है कि आपने ऐसे 15, 20, 25, 30 सवाल लगा लिए जो आपको आते थे। तो अब कठिन वाले सवाल भी आपको आने लगेंगे क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बन गया है। ये वही दौर है जब बल्लेबाज सीधे क्रीज पे उतरता है तो पहली 4, 5, 6 गेंदें खेलने उसके लिए कठिन होती है। लेकिन पहली अगर वो 15 गेंदें खेल ले गया, फिर भाई साहब कितना भी खतरनाक बॉलर हो, आउट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको गेंद तब फुटबॉल जैसी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता, अब उसकी नज़र जम गई है बॉल पे। बस यही आपको करना है। एग्जाम हॉल के अंदर जाते ही आपको आउट नहीं होना है, सबसे पहले आपको जमना है। और जमने के लिए जब तक बॉल मारोगे नहीं ना, तब तक जमोगे नहीं। पता लगा अगर शुरू में पहले 4-5 गेंदों में 2-4 गेंदें मिस हो गई और बच गए आप आउट होने से, तो अगला 20 मिनट आपको लग जाएगा यही बात सिद्ध करने में कि मैं किसी तरह रुकूं,
यही हाल आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत है। जैसे ही आपके पास ढेर सारी गुगली आती है सवालों की, आप वहां बचना शुरू कर देते हैं। बचने से ज़्यादा अच्छा है कि कैसे आप डिफेंस कर पाते हैं, पहले उस पन्ने पे जाइए और वहां से आप शुरू करिए। और जैसे ही 15, 20, 25 सवाल आपके सही हुए, आत्मविश्वास, अब तो जो कठिन सा लग रहा था उसके भी उत्तर आने लगे हैं। आपका दिमाग, आपकी स्मृतियां सब आपके साथ होने लगी हैं। तो आप देखोगे कि आप फिर अच्छा उत्तर दे पाएंगे। एक तो ये हो गया कि कैसे हम सही उत्तर देने के लिए अपने को एकाग्र करें। तो इसके लिए उन सवालों से उत्तर देने की शुरुआत करिए जहां आप अपने को कंफर्टेबल जोन में, सहज जोन में पाते हैं। वहां मैं थोड़े सवाल ले लूंगा क्योंकि बहुत लंबा सेशन नहीं करना है। आज का टाइम आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं बस उतनी ही बात करूंगा जिससे आपका काम चल जाए। अगली बात, बहुत सारे छात्र हैं वो अक्सर कट ऑफ सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने सवाल करें, कहीं नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नीचे तो ना चला जाए। तो एक बात समझिए कि नेगेटिव मार्किंग में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपकी तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है और आप विवेक से भी निर्णय ले पाते हैं और बड़ा सटीक लॉजिक लगा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिस्क लेने से कभी चूकना मत। कारण क्या है कि कम से कम 100 सवाल, 150 में से 100 सवाल, 98 सवाल, 97 सवाल के आसपास की जनरल की मेरिट जाती है। तो अगर आपने बहुत गिनती के 100 की जगह 110, 115 सवाल किए, इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी कि 115 में 110 या 108 सही हो। थोड़ी भी नेगेटिव मार्किंग में अगर आपके गए तो आप फाइट से बाहर हो जाओगे, मेरिट से बाहर हो जाओगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है और आप निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो रिस्क लीजिए। और वो रिस्क ये है कि 135 से कम सवाल अटेम्प्ट मत कीजिए। 150 में से कम 135 सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका एटीट्यूड बहुत ही खराब होगा स्पष्टता को लेके, तो आप बाहर हो जाएंगे, और नहीं होगा तब पर भी इससे कम करोगे तो बाहर हो जाओगे। तो 135 लकीर है, इससे नीचे मत करो। अगर आपको एग्जाम हॉल में ये तय करना है कि हमें कितने सवाल करने चाहिए, तो 135 से कम मत करना, नहीं तो ऑटोमेटिक आप नेगेटिव मार्किंग में वैसे भी आप बाहर हैं। तो 135 के आसपास सवाल करिए। और आपको लगता है कि 135 में भी आपके 30 से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग में जा सकती हैं, या यहाँ 25-26 सवाल आपके गलत हैं, नेगेटिव मार्किंग में आप 100 के नीचे आ सकते हो, तो और रिस्क लीजिए, और रिस्क लीजिए, जाइए ऊपर। फिर चाहे जो हो जाए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोड़ने के बावजूद भी आप फाइट से बाहर हैं। तो बिना लड़ाई के फाइट से बाहर होने से अच्छा है कि हम फाइट करें, और फिर नहीं होता है तो क्या दिक्कत है, अगले साल फिर से और मजबूती से आएंगे। तो ये ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि 135 से कम अटेम्प्ट मत करिएगा, नहीं तो वैसे भी फाइट से बाहर है। ठीक है, और इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी कि 100 के 100 आप डिट्टो टाप दें, 100 के 100 आप बिल्कुल सही कर दें। तो एक्यूरेसी में गलतियां होती हैं, विशेषकर करंट अफेयर्स के सवाल में या बहुत जल्दी में उत्तर देने में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आप वहां से शुरू करें जहां से, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, और पेपर एक बार में न करें। आपको क्या करना है, हालांकि लिखा रहता है उसमें कि पेपर जो है, पेपर पे कुछ कट पिट न करें, कि पेपर पे कोई निशान न लगाएं, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि इतना सब दिमाग में रखने से ना उस समय बड़ा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो ऐसे में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि जो उनको आ रहा होता है पहले राउंड में, फटाफट उस पहले राउंड में जो आ रहा होता है उसमें टिक करते जाते हैं, और जिस सवाल में लगता है कि थोड़ा भी कंफ्यूज है उसको गोल करते जाते हैं। और फिर पता लगा कि एक राउंड में जब वो पूरा कर लेते हैं, 150 सवाल पढ़ लेते हैं, तो उसमें पता लगता है कि उन्होंने 70-80 सवालों पे टिक लगा रखा है। फिर उन गोलों को वो भर लेते हैं, एक सेट से वो सारे वो गोले जो हैं उनको वो अपना भर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि कम से कम मेरे पास अभी भी 40-45 मिनट बचा हो, मतलब फर्स्ट राउंड जो है वो आप 1 घंटे 20 मिनट का कर सकते हैं, 1 घंटे 20 मिनट का, लेकिन 40 मिनट की मार्जिन आपको रखनी होती है सेकंड राउंड के लिए। फिर सेकंड राउंड में क्या करते हो आप कि हर सवाल पे आप टाइम देते हो, और टाइम देके जो लगता है वो डिसीजन लेते हो, और डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो, और वो गोले करते जाते हो, ध्यान रखिए, है ना। तो इस तरीके से सेकंड राउंड में आप 120-125 सवाल कर लेते हो। अब थर्ड राउंड में आते हो, और अब आप उन सवालों को देखते हो जो अब रह गए हैं, जिनमें आपका बिल्कुल विजन नहीं क्लियर हो रहा है।
लेकिन 135 से ऊपर जाना है तो 15-20 सवाल में फिर आप रिस्क लेते हो थर्ड राउंड में और उस 15-20 सवाल को कर लेते हो। 135-140 गोले आपको भरने होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है। स्टार्ट वहाँ से करना है जो मेरे मतलब के सवाल हो, जहाँ मुझे आते हो, कंफर्टेबल हो। फर्स्ट राउंड में 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। 1 घंटे 20 मिनट में आपको वो सारे 70-80 सवाल जो पहले राउंड में वो निकलेंगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी मजबूत है, एवरेज से थोड़ा अच्छा है, तो पहले राउंड में 60-70 सवालों का आप उत्तर दे ही पाएंगे। और सेकंड राउंड में फिर अगले 30-40 और थर्ड राउंड में। तो पेपर कभी एक बार में नहीं किया जाता कि सारे आप एक बार में करोगे, ऐसा नहीं है, ये गलत रणनीति है। तो आपको पेपर 2-3 टाइम में करना होता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर छूट जाता है, 2 घंटे के अंदर गोले ही नहीं हो पाता, तो ये आपके अभ्यास का कमी है और इस अभ्यास को आपको करना होगा। घड़ी जरूर बांध के जाएं, बिना घड़ी बांधे आप एग्जाम हॉल में ना जाएं। उनकी घड़ी के भरोसे मत रहो, ना उनके घंटे के भरोसे रहो, अपना घंटा अपने साथ ले जाओ, ठीक है। तो ये एक रणनीति है जो स्ट्रेटजी हॉल के अंदर आपको अपनाना है। और अभी से ये रिलैक्स मान लो कि आपसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है और आपकी जो तैयारी है वही तैयारी और सवाल वहीं से पूछे जाएंगे, ऐसा मान लो। एक पॉजिटिविटी अपने साथ बनाओ और कंफर्टेबली, पहला एग्जाम हो या तीसरा एग्जाम हो, कंफर्टेबली जाओ, टाइम से पहुंचो एग्जाम हॉल पे और टाइम से अपनी कुर्सी पे बैठो, टाइम से बहुत केयरफुली आप जो है अपना जो OMR वगैरह है उसको भरिए। वहाँ गलतियाँ नहीं होंगी तो कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा GS के लिए आपका था। और CSET के लिए अगर बात करें कि CSET को वॉच नॉट अलाउड, नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहन के नहीं जाएंगे, ठीक है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वाली जो घड़ी है वो पहन के नहीं जाएंगे, वैसे नॉर्मल घड़ी पहन के जाएंगे। कौन कह दिया घड़ी नहीं अलाउ है, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है उनकी घड़ी लगे हो। CSET में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखिए यहाँ पे ये UP PCS का CSET का पेपर है, सेकंड पेपर कहते हैं इसको। 100 सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं। मिनिमम आपको 33% यहाँ पे करना होता है, अर्थात 33 सवाल तो आपके सही होने चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो 2 टाइप के लोग हैं, एक वो हैं जिनकी गणित रीजनिंग अच्छी है और एक वो हैं जिनकी गणित खराब है, लेकिन रीजनिंग में वो कुछ सवाल निकाल लेते हैं। तो उनको पहले से कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के जो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, है ना, उन सवालों का आप अभ्यास करें हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले उन सवालों पे जाना है, उसके बाद आप जो रीजनिंग वाले सवाल है उस पे जाएंगे। कुछ हिंदी से सवाल होते हैं वो कर लेंगे आप लोग, है ना, अंग्रेजी के कुछ सवाल होते हैं उसको कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आप गणित पे आएंगे, मतलब जिनकी गणित वीक है वो तब गणित में आएंगे, और जिनकी गणित अच्छी है वो सबसे पहले गणित लगाएंगे, फिर रीजनिंग लगाएंगे, फिर हिंदी लगाएंगे, फिर अंग्रेजी लगाएंगे। उसके बाद जो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो आता है फिर वो उस पे जाएंगे। तो दोनों लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ वही अंतर है, एक है जिनको गणित आती है और एक है जिनको गणित नहीं आती। जिनको गणित नहीं आती वो सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से शुरू करेंगे। उसको करने के बाद फिर उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है हिंदी पे, हिंदी के बाद उनको अंग्रेजी पे जाना है, अंग्रेजी के बाद उनको रीजनिंग पे जाना है, और रीजनिंग के बाद गणित पे आना है। और जिनको गणित आती है वो पहले ही गणित करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, फिर इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे जाएंगे। अब बात आती है कि कितने सवाल करें, सवाल कितने करें इस वाले पार्ट में, CSET वाले पार्ट में। तो देखो CSET वाले पार्ट में जिनको गणित नहीं आती है उनको थोड़ा सा बहुत यहाँ केयरफुली देखना पड़ेगा कि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में कितने सही हैं। वो कर नहीं पाएंगे, एकदम एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाएंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसलिए इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाले जो छात्र हैं, अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो अपनी काउंटिंग कहाँ कर सकते हैं, थोड़ी हिंदी में काउंटिंग कर सकते हैं, अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है तो अंग्रेजी में काउंटिंग कर सकते हैं, फिर रीजनिंग वाला भी उत्तर आएगा तो आ ही जाएगा, काउंटिंग कर सकते हैं। तो उनको आइडिया लग जाएगा कि वो 25 सही कर पाए हैं कि 26 सही कर पाए हैं। फिर इस हिसाब से इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में रिस्क लें, ठीक है। रिस्क लेने का मतलब क्या है, अगर आपको वो एग्जैक्टली गिन पा रहे हैं कि मेरे 25 इधर से सही हो गए, अब इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में 25 और करें, तो 50 सवाल अटेम्प्ट करें या 60 सवाल अटेम्प्ट करें, तब जाके कहीं 33 इनके सही निकलने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। और अगर बात जिनको मैथ आती है उनकी है तो वो मैथ में ही गिनती गिन लेंगे कि मेरे 13 यहाँ सही हो गए और रीजनिंग में 10 सही हो गए तो 23 सही हो गए, फिर हिंदी में 5-6 सही हो गए, वो पता ही लग जाएगा। तो पता लगा वो 33-34 तक पहुंच रहे।
तो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में से बमुश्किल से वो अगर 10 सवाल भी करते हैं तो उनके लिए हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीसेट वाले पोर्शन में इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाले 60 तक अटेम्प्ट करें और जिनको मैथ अच्छी आती है वो 50 तक अटेम्प्ट करें और यहाँ से आप इसको पास कर पाएंगे। इसमें 100 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, हाँ, तो जो जिनकी गणित कमज़ोर है वो 60 तक अटेम्प्ट करें और अगर वो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से गिनती कर सकते हैं एग्जैक्टली कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, तो फिर उनको भी 50 करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो संभावना ज़्यादा है कि गलतियां आपसे इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाले में हो। और यहाँ से सवाल भी कम से कम 35 सवाल आएंगे, 100 में से 35 से 40 सवाल बनेंगे वहाँ से, तो वहाँ स्कोप भी खूब सारा है आपको निर्णय लेने का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतर परिणाम दे पाएंगे। ठीक है, थोड़े से सवाल अब ले लेते हैं एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रेटजी में, क्या पेपर में करना है, जीएस में, क्या सीसेट में, ये मैंने आपको बता दिया है। जिसे कुछ ना आवे न जावे, एग्जाम देने जाए तो कुछ न करे, वो आराम से बैठे और एक तरफ से जो उसका मन में आए गिनती गिने, जिस पे 4 आए उसको लगाए या जिस पे 3 आए या जिस पे 10 आए वो अपना प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, सीसेट में कितना क्वेश्चन करें मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि आपकी मैथ कैसी है, मैथ कैसी नहीं है। ठीक है, हाँ, सीसेट में कितना क्वेश्चन मैंने बता दिया है। गुड इवनिंग। ठीक है, तो संख्या आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आपको करना था एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो मैंने बता दिया है और बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रही है। बस आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं और जब प्रारंभिक परीक्षा अच्छा हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि कल इसी चैनल पे, है ना, इसी चैनल पे कल आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो उसके लिए अपना पेपर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने नहीं हुए। बहुत सारे लोग तो जीएस में ही अपनी स्थिति समझ के सीसेट का पेपर छोड़ देते हैं, अक्सर सेकंड टाइम में कम लोग होते हैं। तो आपने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा नहीं किया, ये अगर चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल लेके निकलिएगा सेंटर्स के बाहर और आपको इसी चैनल पे कल 12 बजे से आपको लाइव सेशन मिलने शुरू हो जाएंगे आपके जीएस के, मतलब जो जीएस का पेपर आप दे के निकलेंगे उस जीएस के पेपर को 12 बजे से उस पेपर को सॉल्व कराने की प्रक्रिया इस चैनल पर लाइव शुरू हो जाएगी। तो आप जुड़ के अपना देख भी सकते हैं कि आपने जीएस में क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया। साथ ही साथ उस टाइम जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग भी आपको मिल जाएंगी, पॉजिटिव ब्लेसिंग, जो सेकेंड पेपर में आपको मजबूत बना देगी। ठीक है, तो कल इस टाइम पे आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं क्लास देने के बाद, पेपर देने के बाद, और 12 बजे से हम लोग पेपर सॉल्व कराएंगे और प्रयास ये रहेगा कि त्रुटिहीन जो डिस्कशन है और जो पेपर का सही उत्तर है वो आप तक पहुँचे। तो आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर भी जुड़े हैं आप लोग। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कल के प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पेपर दे के आएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए फिर से इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।